हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 13 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम मगध साम्राज्य के बारे में जो पार्ट 2 है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सबसे पहले जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में स्टार्ट किया था, जिनमें हमने 8 महाजनपदों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद थोड़ा सा हमने मगध साम्राज्य, मगध एम्परर है, मगध डायनेस्टी है, उसके बारे में चर्चा की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज हिस्ट्री। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य। सबसे पहले थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लास नंबर 12 में, उसके लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने 16 महाजनपदों के बारे में बात किया था, उसमें साथ में हमने तक्षशिला के बारे में यानी कि उनकी राजधानियों के बारे में देखा था। एक्चुअली बोले तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कंबोज से हमने स्टार्ट किया था। इसका जो राजधानी था क्या था, हाटक, अफ़गानिस्तान वाले एरिया में पड़ता था ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकंड नंबर पर आए गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला और एरिया कौन सा था, तक्षशिला राजधानी है और एरिया है पाकिस्तान। फिर कुरु की तरफ बढ़े थे, कुरु जो कि राजधानी किस थर्ड नंबर है कुरु, इसकी राजधानी हमने बोला था क्या है, इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला एरिया है, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, इसमें लगता है। थर्ड है कुरु महाजनपद। फिर हमने बात किया था मत्स्य यानी कि फोर्थ महाजनपद मत्स्य हमने बताया था, उसकी राजधानी हमने बोला था विराटनगर, जो कि राजस्थान वाले रीजन में पड़ेगा। विराटनगर ये है फोर्थ हमारा महाजनपद। फिर हम फिफ्थ सूरसेन की तरफ बढ़े हैं, और ये जो मथुरा है उत्तर प्रदेश में, ये इसकी राजधानी है। कौन सा रीजन पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, मथुरा। सूरसेन फिफ्थ था। फिर सिक्स्थ हमने बोला था कौशल जो राज्य है, महाजनपद है, ये है सिक्स्थ, कौशल है सिक्स्थ, और इसका जो राजधानी है इसका कौशल का, वो है श्रावस्ती। ये रहा श्रावस्ती। आप मैप के ज़रिए याद करेंगे तो इजीली आपको याद भी हो जाएगा, उसका आप एरिया भी डिफाइन कर सकेंगे कौन से एरिया में ये पड़ रहा है। तो ये भी यूपी में है। फिर सेवन्थ है बस, ये रहा हमारा बस, और इसका जो राजधानी है ये सेवन्थ हमने बोला बस, और इसका जो राजधानी है ये क्या है, कौशाम्बी। ये रहा कौशाम्बी। बस ये है महाजनपद, सेवन्थ महाजनपद, जिसका राजधानी है कौशाम्बी। फिर एट्थ हमने देखा था मल्ल, यहाँ तक हम देख चुके थे। मल्ल ये है कहाँ पर, कुशीनगर या फिर कुशावती, इनके बारे में देखें, कुशावती। तो ये 8 महाजनपद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साथ में आप देखते जाएंगे और दोहराते जाएंगे, जिससे आपको याद बने। 2-4 बार आप इनको रिवाइज करेंगे तभी आपको ये याद हो पाएंगे, एक बार में नहीं हो पाएगा। 9th महाजनपद है अवंती। 9th महाजनपद अवंती की तरफ बढ़ते हैं। अवंती के बारे में बात किया था हमने, उज्जैनी या माहिष्मती इसकी राजधानी, ये दोनों राजधानी है। ये अवंती जो उज्जैन है, एमपी वाला रीजन है अवंती, ठीक है। 9th महाजनपद ये हमने देख लिया है। फिर अब देखें हम चेदी कहाँ है, ये रहा चेदी, ये है हमारा 10वां महाजनपद चेदी, या फिर चैत्या भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चैत्या, ये भी इसको नाम दिया जाता है। इसका जो राजधानी है ये है शक्तिमती। क्या है, शक्तिमती इसका राजधानी है। और ये रीजन जो है ये कहाँ पड़ेगा, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। ज़्यादातर महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ेंगे। अब चलते हैं, ये ऊपर रहा इसके काशी, और इसका महाजनपद है काशी, और राजधानी क्या है, वाराणसी, ये भी उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है। यहाँ देखिए आप, ये लास्ट में ये दिख रहा है अंग, ये महाजनपद है। इसका जो देखें तो 12वां महाजनपद हम पहुंच चुके हैं, और इसका जो राजधानी है वो क्या है, चंपा इसका राजधानी है। ये किस रीजन में पड़ेगा, तो ये है हमारा बिहार वाले रीजन में। बिहार तक हम पहुंच चुके हैं। ये है 12वां महाजनपद। फिर 13वें महाजनपद की बात करें तो कौन सा महाजनपद है, 13वां। तो 13वां महाजनपद कहाँ पर रह गया है, एक तो ये देखिए, ये रह गया है अशमक, ये रहा अशमक। इसको हम बोलें
13वां महाजनपद, 13th महाजनपद, और इसका जो राजधानी है वो क्या है, पैठान, प्रतिष्ठान या पौतन या पौटिल, ये सब इसके नाम है। 13वां महाजनपद अशकामा, ये साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद है, साउथ इंडिया वाला रीजन में एक मात्र महाजनपद है 13वां महाजनपद, जिसको हमने बोला है अशमक। फिर हम बोले अब कौन कौन सा बच गया है, एक व्रज, क्या है, वज्जी या व्रजी, ये है 14वां महाजनपद। वज्जी है हमारा 14 महाजनपद, और इसका जो राजधानी है ये आप देख सकते हैं वैशाली, इसका राजधानी है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, वैशाली और राजगीर के बारे में किसमें किया है, मगध साम्राज्य में। ये 14वां महाजनपद है। 15वां महाजनपद है पांचाल, ये रहा पांचाल, ये सबसे ऊपर वाले एरिया में है पांचाल, ये है हमारा 15वां महाजनपद। और इसका जो 15वां महाजनपद इसका है अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, ये अहिच्छत्र ये है राजधानी। और कहाँ पड़ेगा ये जो पांचाल है ये भी कहाँ पर पड़ेगा, यूपी में ही पड़ेगा, ठीक है। और 16वां महाजनपद इजी है, क्या है, मगध, सभी को पता है, राजगृह या फिर बोले क्या, गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह, ये कहाँ पर है, ये भी 16वां महाजनपद, ये कहाँ है, बिहार में ही है। तो ये 16 महाजनपदों के नाम हैं जो हमने देख लिए हैं। गांधार, ऊपर से चले, कंबोज, मैप देखते जाइए, कंबोज, इसका राजधानी हमने बोला है हाटक, ये रहा कंबोज, हाटक। इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला महाजनपद हमारा है कंबोज, जिसको हमने राजधानी बोला हाटक। सेकंड है गांधार, जिसका जो कैपिटल है वो है तक्षशिला, राजधानी है तक्षशिला। फिर हम थर्ड की तरफ बढ़ गए हैं, थर्ड हमारा है कुरु, कुरु जिसका राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और हरियाणा वाले बॉर्डर पर ये पड़ता है। फोर्थ महाजनपद हमने बोला मत्स्य, फोर्थ महाजनपद हमारा था मत्स्य, और इसका राजधानी हमने बोला विराटनगर, जो कि राजस्थान वाले रीजन पर पड़ता है। फिर सूरसेन, ये फिफ्थ महाजनपद है सूरसेन, जिसका राजधानी क्या है, मथुरा, जिसका राजधानी है यूपी में पड़ेगा, मथुरा यूपी में है। फिर सिक्स्थ हमने देखा है कौन सा, सिक्स्थ है हमारा कौशल, ये रहा कौशल, सिक्स्थ महाजनपद है हमारा कौशल, और इसका जो राजधानी है वो क्या है, श्रावस्ती। फिर सेवंथ की तरफ बढ़े तो ये है वश, ये है वश महाजनपद, सेवंथ महाजनपद वश और कौशाम्बी, इसका राजधानी है। एट्थ महाजनपद को हमने बोला मल, मल एट्थ महाजनपद है, और इसका राजधानी क्या है, खुशीनगर या फिर बोले क्या, कुशावती, खुशीनगर या कुशावती। ये 8 महाजनपद पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब 9th से हमने स्टार्ट किया है अवंती, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अवंती, अवंती जो किस में आएगी, उज्जैनी इसकी राजधानी है, एमपी में ये पड़ेगा। फिर 9th के बाद 10th कहाँ रहा, ये रहा चैत्य या चेदी, इसको बोले चैत्य या चेदी, और इसका जो राजधानी है चेदी का क्या है, शक्तिमती, शक्तिमती इसका राजधानी है, ये रहा 10th महाजनपद। 11th हमने बोला है, 11th बोला है काशी, काशी 11th है, और इसका राजधानी क्या है, वाराणसी, काशी का है वाराणसी। 12th महाजनपद हमने 12वां महाजनपद बोला अंग को, 12वां महाजनपद अंग, ये रहा अंग, ये रहा 12वां महाजनपद। 13वां हमने बोला, ये जो साउथ इंडिया में एकमात्र है 13वां, जिसको हमने बोला अशमक या फिर अशाका भी इसको बोला जाता है, अशाका, ASSAKA, अशक। इसकी जो राजधानी है वो पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन या पौटिल, ये सब नाम इसके हैं। जो अशमक है साउथ इंडिया का एकमात्र क्या है, महाजनपद है, 13वां महाजनपद। 14वां नाम पढ़ें तो ये है ब्रिजी या फिर बज्जी, इसको बोला जाता है। वैशाली रीजन है, राजधानी है वैशाली, 14वां महाजनपद। 15वां हमने देखा पांचाल, पांचाल ये पड़ेगा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, पांचाल महाजनपद, और ये इसका जो राजधानी है वो क्या है, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य भी इसका राजधानी है। और लास्ट 16वां महाजनपद हम नाम बाई चल रहे हैं, 16वां महाजनपद है मगध, राजगृह या फिर गिरिव्रज, इसको बोले राजगृह, गिरिव्रज, ये पड़ेगा बिहार में। तो ये
16 महाजनपदों के नाम हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। किस रीजन में पढ़ते हैं उस वाइज भी आप याद रख सकते हैं। ज़्यादातर लगभग 7 से 8 महाजनपद जो हैं वो पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में 3 से 4 बिहार में पढ़ेंगे, बाकी एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, साउथ इंडिया में एक, ये ऐसे करके कितने पढ़ेंगे, 16 महाजनपद पढ़ेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था कल आपके साथ मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य या फिर इसको बोले मगध डायनेस्टी, मगध एम्पायर, इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने एक ट्रिक देखी थी, हशीन माशुका 7, हशीन माशुका 7, जिससे हमने बोला था हा से हो जाएगा हर्यंक वंश, शा से शिशुनाग, ना से नंद डायनेस्टी, मा से मौर्य वंश, सा से हो जाएगा क्या, सुंग डायनेस्टी, का से कर्ण और 7 से हो जाएगा सातवाहन डायनेस्टी। ये सातों डायनेस्टी हैं, 7 जो साम्राज्य हैं, 7 जो वंश हैं, इन्होंने मगध पर रूल किया है। फिर उसके बाद हम गुप्त वंश की तरफ बढ़ के कहाँ पर चले जाएंगे, कुछ इंडो ग्रीक, ये सब देखते हुए इंडो ग्रीक हो गया, कनिष्क हो गया, और साथ में क्या क्या है, इंडो ग्रीक, कनिष्क और बोले शक वंश, पल्लव वंश, इनके बारे में बात करते हुए गुप्त वंश, और फिर हम मुस्लिम जो उदय होता है, जो अकबर या फिर हम बोले मेडिवल इंडिया जो आता है, उनकी तरफ आपके साथ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने हर्यंक वंश की बात की थी। संस्थापक हमने बोला था हर्यंक वंश, हर्यंक वंश के संस्थापक किसको, बिंबिसार को बोला था। राजधानी राजगृह रखा था। जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। राजधानी राजगृह हमने ये बोला था कि नीचे था मगध, ये जो रीजन है मगध है, ये गंगा नदी है, गंगा रिवर है, और यहाँ पर हमने बोला था वैशाली। तो ये वैशाली को जीतना चाहता था पर नहीं जीत पाया था, पर इसका एक वैद्य था जिसने अवंतिका को इसने भेजा था, जीवक उसका नाम था, और इस तरीके से इन्होंने अवंतिका को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि वहाँ का जो राजा था चंद्रप्रदोष वो मरने वाला था किसी बीमारी से। ये अपने राजवैद्य को भेजकर उसको बचाता है और इस तरीके से अवंती इसके अधीन आ जाती है। तो जो मगध है और ये अवंती है, तो इस मगध साम्राज्य इस तरीके से ये एरिया अपना विस्तार करते जा रहा था। ये मगध है और ये है अवंती, ठीक है। फिर आगे हमने बोला था इसका जो बेटा आया था वो था अजातशत्रु, इसने अपने बाप को मार दिया था, इसीलिए इसको पितृहंता कहा जाता था। कुणिक भी इसको नाम कहा जाता था। इसके पिताजी का सपना था वैशाली जीतना, तो वैशाली कौन जीतता है, अजातशत्रु जीतता है। कैसे जीतता है, अपना गुप्तचर भेजता है, वर्षकार वैशाली में भेजता है, सारे जो रास्ते हैं मतलब छुपे हुए रास्ते हैं उनका पता लगाता है और फिर अटैक करता है, हथियार नए यूज़ करता है। उनके नाम हमने देखे थे, रथमूषल और महाशिला कंटक, ये उसके हथियार थे। राजधानी राजगीर जो है उसकी किलाबंदी कराया था कौन, अजातशत्रु। जो बिंबिसार ने राजधानी रखी थी राजगीर, उसकी किलाबंदी कराया था अजातशत्रु ने। फिर उसके बाद उदयन आते हैं, ये भी अपने पिताजी को मारते हैं। वैशाली इनके कब्जे में आ ही गया है, मतलब कि ये वैशाली जो है ये भी कब्जे में किसने, अजातशत्रु ने ले लिया। तो मगध रीजन बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे हम देखेंगे तो मगध पूरे इंडिया में फैल जाएगा। राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र करी थी, जिसको आज की डेट में पटना कहते हैं। ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, किस किस से, सोन नदी, गंगा, गंडक और एक तरफ से पहाड़ से ये खुदा घिरा हुआ था। फिर लास्ट किंग हम बोले हर्यंक डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन है, लास्ट किंग है नागदशक। नागदशक ये इतने योग्य शासक नहीं थे, इसीलिए इनके जो सेनापति थे, सेनापति कौन है, नागदशक के सेनापति हैं कौन है, शिशुनाग। शिशुनाग ये क्या करते हैं, अपने राजा को मार देते हैं, इनको किल कर देते हैं, और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, शिशुनाग वंश का। शिशुनाग सेनापति हैं, मार देते हैं अपने राजा नागदशक को और शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। अब यहाँ से हम देखें जो शिशुनाग के सबसे योग्य शासक थे, यहाँ से आगे बढ़े, शिशुनाग वंश के सबसे योग्य शासक जो हैं वो कौन हैं, तो ये हैं हमारे काल अशोक। काल अशोक, काल अशोक, काल अशोक, काल अशोक, ये जो शब्द है काल अशोक, जो शिशुनाग वंश हैं उनके सबसे योग्य शासक हैं काल अशोक। और इसका मीनिंग क्या है काल अशोक का,
शोक का अंत करने वाला। सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई है इन्हीं के टाइम पर, अजातशत्रु के टाइम पर फर्स्ट हुई थी, और सेकंड बुद्ध काउंसिल हुई है किसके, काल अशोक के टाइम पर। सेकंड बुद्ध संगीति या फिर बोले सभा, सेकंड बुद्ध संगीति या फिर बोले सभा। और इनकी राजधानी जो है, राजधानी इन्होंने क्या रखी है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वैशाली रखी थी किसने, वैशाली रखी थी। लास्ट में जो किंग थे उदयन, उदयन के बाद भी ट्रांसफ़र होकर पाटलिपुत्र आ गई थी, पाटलिपुत्र आ गई थी, फिर वैशाली। अब वैशाली किसने रखी थी, शिशुनाग ने रखी थी। अब शिशुनाग ने जो वैशाली रखी थी उसको ट्रांसफ़र करके फिर से पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी रखी है, किसने, काल अशोक ने। काल अशोक हमने मीनिंग देखा, शोक का अंत करने वाला यानी कि काल अशोक। अब इनके बाद जो शासक आते हैं वो हैं नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, देखिए एक फॉलोअप चल रहा है कि पहले तो जो राजा हुआ उसके बेटों ने अपने पिताजी को मारा, फिर एक टाइम आया कि अपने राजा को सेनापति ने मारा। तो जो नंदी वर्मन है ये भी अयोग्य शासक थे, और इनके जो लास्ट किंग थे किसके, शिशुनाग वंश के, नंदी वर्मन। और इनके जो सेनापति थे, इनके जो सेनापति हैं वो इनको मारेंगे, और उनका नाम है महापद्मनंद, महापद्मनंद, महापद्मनंदा। ये किसको मारते हैं, नंदी वर्मन को, लास्ट किंग हैं किसके, शिशुनाग वंश के। अब जो महापद्मनंदा हैं ये क्या करते हैं, नंद वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ से चीज़ें कुछ और इम्पोर्टेंट होना स्टार्ट होती हैं। नंद वंश संस्थापक कौन है, संस्थापक जो बनाएगा वही संस्थापक होगा। तो महापद्मनंदा हैं नंद वंश के संस्थापक, और ऐसा माना जाता है ये पहला शूद्र शासक है, पहला शूद्र शासक है, पहला शूद्र शासक है कौन, महापद्मनंदा। अब ये शूद्र शासक है तो इसने एक उपाधि धारण की है, ध्यान रखना है, एक उपाधि धारण की है क्या, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रांतक। इसका मीनिंग क्या है, क्षत्रियों का नाश करना चाहता था, क्योंकि शूद्र शासक था तो इसने एक उपाधि धारण की, क्षत्रियों का नाश करना चाहता था, इसलिए इसने एक उपाधि धारण की जिसको कि सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई थी। कलिंग पर आक्रमण करके इसने एक राट की, एक राट की उपाधि धारण की। एक राट यानी कि इकलौता राजा, एक राट की उपाधि धारण की, क्योंकि कलिंग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजन है। देखिए ये है कलिंग, ये कलिंग रीजन है, ये रहा कलिंग। कलिंग ये जो रीजन है यानी कि आज के टाइम पीरियड में हम देखें तो उड़ीसा वाला रीजन है, उड़ीसा वाला ये एरिया है कलिंग। और यहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, देखिए एक तो जंगल वाला एरिया है तो लकड़ी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, प्लस यहाँ पे पाए जाते थे हाथी जो कि ज़बरदस्त क्वालिटी के हाथी रहते थे। तो जो व्यापार भी करना होता था, लकड़ी और हाथियों के जो दांत होते हैं उनका व्यापार भी हो जाता था। और साथ में क्या होता था, हाथी जो हैं युद्ध में यूज़ किए जाते थे, जैसे घोड़े लोग बाग यूज़ करते हैं, पर ये लोग क्या करते थे, हाथी यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि हाथी के सामने घोड़ा क्या करेगा, इसलिए हाथी का यूज़ होने लग गया था। और इसीलिए लोगों को कलिंग इतना इम्पोर्टेंट होने लग गया था। कलिंग के पीछे रीज़न आपको पता चली गया होगा, कलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी कारण से है क्योंकि वहाँ पर पाए जाते थे हाथी, और हाथी से क्या होता था, युद्ध करना उतना ईजी हो जाता था, आसानी से चीज़ें जीती जा सकती थी। तो हाथी एक मेन कारण था कलिंग पर बार बार अटैक करने का। तो कलिंग पर आक्रमण करके ये एक राट की उपाधि धारण करते हैं। एक राट यानी कि एकमात्र यानी कि एक लौता राजा, ये अपने आप को मानता था। अब इनके बेटा हैं धनानंद, इनके बेटा है धनानंद या घनानंद, एक ही बात है, घनानंद। ये इनके हैं बेटे, किसके, महापद्मनंदा के बेटे हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि जो धनानंद हैं ये इनकी जो मांसपेशियां हैं अहंकार इतना इनमें भरा हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी मांसपेशियां हैं वो अहंकार से बनी हुई हैं, ना कि टिश्यू ऊतकों से।
इतना अहंकार भरा हुआ था और शराब पीने में व्यस्त रहते थे। अब कलिंग जो सब इनके जो पिताजी थे उनसे सारी चीज़ें इनको मिली थी, क्योंकि सब कुछ लगभग जीत चुके थे कलिंग पर आक्रमण करके। हाथी भी, सेना भी अच्छी खासी इन्होंने तैयार कर दी थी। तो कलिंग पर इन्होंने क्या कराया था, नहर बनवाया था। कलिंग में नहर बनवाया था। किसने बनवाया था, घनानंद ने। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं साथ में। अब देखिए घनानंद आ गया है। अब ये लगभग टाइम पीरियड चल रहा है लगभग 326 वीसी, लगभग 326 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड चल रहा है। और यहाँ पर एंट्री होती है किसकी, द अलेक्जेंडर ग्रेट, यानी कि अलेक्जेंडर की एंट्री होती है, यानी कि सिकंदर की एंट्री होती है। सिकंदर की एंट्री होती है यहाँ पर इंडिया में। अब इंडिया में कैसे एंट्री होती है वो तो देखेंगे ही। सबसे पहले इसको बोला जाता है ग्रीक इन्वेंशन, यानी कि ग्रीक से लोग आए हैं यहाँ पर, इसलिए इसको ग्रीक इन्वेंशन कहेंगे। साथ में आप आके देखेंगे मुस्लिम इन्वेंशन, मुस्लिम आते हैं तो उसके लिए मुस्लिम इन्वेंशन, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंशन कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। तो ग्रीक इन्वेंशन कौन है, सिकंदर आते हैं। किसके समकालीन हैं, एक क्वेश्चन बनता है, समकालीन किसके हैं। तो अभी किसका राज्य चल रहा है, धनानंद का, धनानंद का राज्य चल रहा है। इसके समकालीन हैं कौन, सिकंदर। और साथ में इनके बारे में कुछ बात करें, पहले तो देखें ये आए हैं कहाँ पर, ये आए हैं अपने जो रीजन है, इनका जो रीजन है ये कहाँ पर है, गांधार। पहले ये गांधार पर राज्य करते हैं, यानी कि विजय प्राप्त करते हैं, जिसकी कैपिटल क्या है, हमने बोला है तक्षशिला। क्या है, तक्षशिला इसकी कैपिटल है, तक्षशिला कैपिटल है गांधार का। यहाँ पर ये विजय प्राप्त करते हैं। तक्षशिला जहाँ पर भी कौन है तक्षशिला में, एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूनिवर्सिटी एज पर चाणक्य तक्षशिला को माना गया था। चाणक्य यहाँ पर हैं, चाणक्य काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, या फिर एक और नाम है कौटिल्य। ये सब इनके नाम हैं चाणक्य के, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ये यहाँ पर प्रोफेसर थे एक तौर से देखा जाए तो। इन्होंने क्या किया था, जो चाणक्य हैं इन्होंने पहले से ही अंदेशा लगा लिया था कि अभी तक क्या हो रहा था, यहीं से लोग बाग अपना चीज़ें कर रहे थे, मगध, अवंती ये सब जीतना स्टार्ट कर रहे थे, मतलब चीज़ों को, एरिया को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे। लगभग जो घनानंद हैं इन टाइम तक लगभग पूरा रीजन ये रूल कर रहे हैं। कौन, जो मगध डायनेस्टी है, लगभग इतना कुछ फैल चुका है चीज़ें। तो जो गांधार पर जो प्रोफेसर हैं चाणक्य, इनको पहले से ही ये अंदेशा लग गया था। ऐसा माना जाता है कि ये जो हैं यहाँ से किसके पास गए थे, मगध गए थे। किसका रूल है, किसके समकालीन है, घनानंद के पास। घनानंद के पास ये जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप तैयार हो जाइए, यहाँ पर एक ग्रीक लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं, जो सिकंदर है काफ़ी शक्तिशाली है, तो आप तैयार हो जाइए। पर ये क्या था, यहाँ पर जो घनानंद हैं ये क्या शराब पिए रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका ऐसा कहा जाता है चोटी खोल दिया था, इनकी बेइज्जती कर दिया था। तो ये क्या वापस चले गए थे। वापस जाने के बाद अब चीज़ें और कैसे हुई, तो इनके एक शिष्य थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य इनके शिष्य थे। अब इतना तो हो गया है, जो चाणक्य हैं उनके शिष्य हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर क्या होता है, तब तक 326 बीसी में अलेक्जेंडर, सिकंदर ये क्या करते हैं, जो गांधार है, तक्षशिला है, गांधार वाले रीजन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसके राजा कौन है, आम्भिक का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पहला ऐसा शासक है भारत का जो किसी की अधीनता स्वीकार करता है। भारत का पहला शासक जो अधीनता स्वीकार जिसने की थी किसी बाहर वाले राजा की। तो आम्भिक ने क्या करा, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी हार मान ली। और उस समय जो सिंध वाला रीजन है, ये सिंध वाला रीजन है, यहाँ पर कौन राज्य कर रहा है,
सिंध वाला रीजन है, ये जो राज्य कर रहा है यहाँ पर पोरस कर रहा है। जो राजा है सिंध का वो पोरस था, और उसने क्या किया है, सिकंदर ने, जो सिकंदर था उसकी मदद की है किसको हराने में, पोरस को हराने में किसने मदद की है, आम्बिक ने, जो कि गांधार वाले रीजन में राज कर रहा था। गांधार तो मिल चुका है सिकंदर में क्योंकि ये अधीनता स्वीकार कर चुका है। अब ये जो आम्बिक है ये इसकी मदद करता है सिकंदर की सिंध को जीतने में, यानी कि पोरस को जीतने में, पोरस को हराने में किसकी मदद होती है, सिकंदर की मदद होती है। अब सिकंदर के बारे में जानें, 326 ईसा पूर्व के आसपास ये आया है इंडिया में, और ये माना जाता है कि ये कहाँ का रहने वाला है, तो मेसोपोटामिया का रहने वाला है। मकदूमिया या बोले इसको मकदूमिया का रहने वाला है, या फिर बोले यूनान से ये आया था। ये सब चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, यूनान से आया था। अलेक्जेंडर निकेटर इसका पूरा नाम था। तो ये ऐसे करके वो युद्ध भी चलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग युद्ध है क्योंकि जो नदी है वो काफ़ी उसमें रोल अदा करती है, जो रिवर है वो काफ़ी उसमें रोल अदा करती है। तो झेलम जो नदी है, बैटल ऑफ झेलम होता है अलेक्जेंडर, और पंजाब में एरिया है पोरस का, वो राज कर रहा है। तो कैसे है, ये है, मान लीजिए कि झेलम नदी, ये है झेलम, यहाँ पर है सिकंदर और यहाँ पर है पोरस। ये सिंध वाला पंजाब वाला रीजन है, और अलेक्जेंडर यहाँ पर है झेलम नदी के इस तरफ। तो ये क्या होता है, कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है, इसकी सेना को यहाँ पर लगा देता है नदी के इस तरफ, और जो सिकंदर है वो इस तरफ अपनी सेना को भेज देता है। अब ये जैसे ही नदी को ऐसे पार करेंगे यहाँ से, तो ये सेना तैयार थी, नदी में मारना आसान था, जिस तरफ से सेना घुसेगी तो इजीली वहाँ पर मार देंगे। तो ये भी चालाक था, तो ये क्या कर रहा था, इस तरफ रोटेट हो जा रहा था, तो इसकी सेना जो है पोरस की वो भी इस तरफ रोटेट हो जा रही थी। अब ये इस तरफ सेना रोटेट होती है तो ये इस तरफ रोटेट हो जा रहा था। तो काफ़ी कुछ ये संघर्ष के बाद मौसम आया, क्या कौन सा मौसम आया, बारिश का मौसम आया। बारिश का मौसम आया तो चीज़ें फिसलने लगी, इसके पास हाथी थे, चीज़ें फिसलने लगी, तो ये अटैक करता है, और अंधेरे का जो अमावस्या टाइम पर जो अंधेरा होता है उस टाइम पर इसकी सेना रोटेट करती थी, तो ये देख नहीं पा रहे थे किसकी, सिकंदर की सेना को कैसे चल रहा है। एक बार हम देखें, यदि ये मान लीजिए ये है झेलम नदी, ये है झेलम, और यहाँ इस साइड है सिकंदर अलेक्जेंडर, सिकंदर है, और इस साइड है पोरस। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी अपनी सेना को नदियों के दोनों तरफ खड़ा कर दिया था। अब सिकंदर इधर रोटेट करता अपनी सेना को इस तरफ से एंट्री करने के लिए, तो पोरस जो करता वो भी अपनी सेना को इस तरफ कर देता। सिकंदर इस तरफ ले जाता तो वो इस तरफ ले जाता। तो ऐसे करके ये जो झेलम रिवर है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब अंधेरी जो रात थी अमावस्या के टाइम पर, तो ये क्या करता है, सिकंदर अपनी सेना को रोटेट करता है इधर उधर, और सामने जो पोरस की सेना है वो वॉच नहीं कर पा रही है, देख नहीं पा रही थी। तो इसके चलते ये सेना घुस जाती है, और बैटल ऑफ झेलम इसको कहा जाता है, बैटल ऑफ झेलम। झेलम का युद्ध किस किस के बीच होगा, तो सिकंदर वर्सेस पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच होगा। ठीक है, पोरस कहाँ पर राज कर रहा था, पंजाब सिंध वाले रीजन में, और सिकंदर किसके मदद कर रहा था, सिकंदर की मदद कौन कर रहा था, जो कि किसका था, गांधार वाले रीजन का था, जो राजा कौन था, आम्बिक इसकी मदद कर रहा था। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब जो बैटल ऑफ झेलम है इसको कहा जाता है वितस्तता की लड़ाई, या फिर हाईडे स्पीच की लड़ाई, ये भी इसको नाम दिए गए हैं। बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ हाईडे स्पीच, या फिर बैटल ऑफ वितस्ता, ये सारी लड़ाइयाँ एक ही नाम है, जो कि सिकंदर और पोरस के बीच लड़ी गई थी। पोरस यहाँ पर हार जाता है और सिकंदर यहाँ पर जीत जाता है, पर जो इसकी बहादुरी को देखकर, इसके साहस को देखकर सिकंदर क्या होता है, इसको बोलता है कि हम आपको मारेंगे नहीं, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लिए। तो ये कुछ अड़ते हैं, पर
अब हार तो चुके हैं तो इतना कुछ भी नहीं अड़ेंगे। तो इसने बोला कि आप हमारी हेल्प करिए, आपको हम यहीं का राजा बना देंगे। पोरस को ये सिकंदर बोलते हैं, फिर बाद में पोरस मान जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं, यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। अब जो गांधार वाला रीजन है यहाँ पर है तक्षशिला, और तक्षशिला में कौन है? चाणक्य हैं, चाणक्य है। अब चाणक्य मदद मांगने गए थे किससे? जो घनानंद हैं, जो मगध का शासक था, जो कि लगभग पूरे इंडिया में उस टाइम पर रूल कर रहा था। तो उनको बताने गया था, क्योंकि इनको पहले ही अनुमान हो गया था कि सिकंदर आक्रमण करने वाले हैं, पर घनानंद अपने शराब के नशे में था, इनकी बेइज्जती करके इनको भगा देता है। अब आगे की कहानी हम देखेंगे कि सिकंदर को कैसे किसने रोका है? चाणक्य ने रोका है। किसकी हेल्प से रोका है? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प से रोका है। और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे मौर्यन साम्राज्य की तरफ। किसकी? मौर्यन डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री में। मौर्यन साम्राज्य या फिर मौर्य वंश इनको बोले। तो यहाँ पर कौन कौन रूल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, या फिर आगे चलकर हम द अशोका ग्रेट, अशोका द ग्रेट, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है मौर्य वंश। अभी हम लगभग कहाँ पर आपको एंड कर चुके हैं? नंद डायनेस्टी, नंद वंश के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं। मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के बारे में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ जानेंगे। जब तक के लिए आप के लिए गुड नाइट। लाइक और शेयर आप करते रहें चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।